हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम 12th क्लास का अकाउंट्स में पार्ट 3 करने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। राइट, अब तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी 2 टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और चेंज इन पीएसआर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कर चुके हैं। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। आज हम पार्ट 3 में करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। जनरली जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो हमें अपनी असेट्स को रीवैल्यूड करना होता है और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करना होता है। राइट, तो बेसिकली हमें आज रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना है। एसेट्स को रीवैल्यूड किया जाता है, एसेट्स की वैल्यू को और लाइबिलिटीज़ को दोबारा से रीअसेस किया जाता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। राइट, तो देखते हैं आगे स्क्रीन पर, मेरे साथ साथ आप रीड करना और समझना इस चीज़ को। असेट्स रीवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज़ आर रीअसेस्ड व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस and the gain or loss arising from it is credited or debited to partners capital account in their old PSR. right, जिस समय जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं ना, तो उस समय कोई भी गेन या लॉस अराइज होता है तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट करोगे रिस्पेक्टिवली, जो भी क्वेश्चन में आएगा रीवैल्यूएशन करते दौरान। एसेट्स की रीवैल्यूएशन होगी, लाइबिलिटीज़ की रीअसेसमेंट होगी, और जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे जो भी गेन या लॉस आएगा आप उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट करोगे उनके ओल्ड पीएसआर में। राइट, अब थोड़ा और आगे देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी फिक्स एसेट बढ़ रही है, ठीक है, फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपकी फिक्स एसेट बढ़ती है, यानी कि जब आपकी असेट्स को रीवैल्यू किया जाता है या लाइबिलिटीज़ को रीअसेस किया जाता है तो उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो जब कभी भी आपकी असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आप क्या एंट्री पास करोगे, आप करोगे एसेट्स। मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक भी साथ में रखिए और मेरे साथ साथ एंट्री को नोट डाउन कीजिएगा। असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है बेटा, नॉमिनल नेचर होता है। राइट, और हम सभी ने पढ़ा है नॉमिनल नेचर जो होता है अकाउंटिंग में, जो नॉर्मल नेचर होता है वहाँ पर इट इज़ टोटली रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। राइट, अब जो फिक्स एसेट है ये हमारी एसेट है और जब ये इंक्रीज होगी तो क्या हो गया, हमारे लिए फायदा हो गया, तो इसीलिए हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। और हमारी एसेट बढ़ रही है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए हम एसेट को यहाँ पर डेबिट करेंगे। राइट, तो जब कभी भी हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि जब भी कभी हमारी एसेट्स को रिवैल्यू किया जा रहा है या हमारी लाइबिलिटीज़ को दोबारा से रीअसेस किया जा रहा है तो उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, और नॉमिनल नेचर के अकाउंट का जो रूल है वो ये कहता है कि जितने भी लॉसेज या एक्सपेंसेस होंगे ना बेटा, आप उसको डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम या प्रॉफिट होंगे उनको आप क्रेडिट करोगे। और जब फिक्स एसेट आपकी बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये फायदा हुआ, इसीलिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जा रहा है और एसेट्स को डेबिट किया जा रहा है क्योंकि एसेट आपकी बढ़ रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, अगर आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है देन तब क्या होगा, तो यही एंट्री आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। राइट, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये आपके लिए फायदे वाली बात तो है नहीं। एसेट आपकी कम हो रही है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, जब ये कम होगी तो आप उसको क्रेडिट करोगे, और नुकसान हो गया तो इसीलिए रीवैल्यूएशन को आप क्या करोगे बेटा, रीवैल्यूएशन को आप डेबिट करोगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। इज इट क्लियर? दोनों एंट्री समझ में आ रही है आपको कि अगर फिक्स एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जर्नल एंट्री क्या होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर आपकी असेट डिक्रीज होगी तो आपकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि अगर आपकी लाइबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है
तो आप क्या एंट्री करोगे? लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपने लाइबिलिटी ज़्यादा पे करनी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट? नुकसान हो गया, तो उस केस में आप रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन को आप डेबिट करेंगे, और क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी आपकी रेज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप लाइबिलिटी को क्रेडिट करोगे। तो आपकी जर्नल क्या बनेगी? जर्नल बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, राइट? ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अ लाइबिलिटी, देन व्हाट वी हैव टू डू? अगर हमारे लाइबिलिटी के अमाउंट डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? इसका मतलब अब हमें पेमेंट कम करनी है, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, तो ये हमारे लिए फायदे की बात है। तो इसीलिए हम इसकी एंट्री रेसिप्रोकल करेंगे इससे रिलेटेड, और हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? अब हम आगे देखते हैं इससे आगे का। फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब कि एक ऐसी एसेट जो कि अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो अगेन आपको एक अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में पता चला, आपके लिए ये फायदे वाली बात है। तो आप क्या एंट्री करोगे? अनरिकॉर्डेड एसेट है, आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था, आपकी एसेट भी बढ़ेगी, तो आप एंट्री करोगे अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट, राइट? अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यानी कि एक ऐसी लाइबिलिटी जो अब तक रिकॉर्ड ही नहीं हुई, अब हमें पता चला, तो ये हमारे लिए नुकसान की बात है, हमें लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी। तो यहाँ पर इसी एंट्री को आप थोड़ा सा रेसिप्रोकल करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप अनरिकॉर्डेड असेट लिख रहे हो, बट यहाँ पे आप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिखोगे, और आपकी एंट्री क्या बनेगी? नुकसान है तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, राइट? आई थिंक ये सारी एंट्रीज आपको क्लियर होती जा रही हैं। जब आप सिंपली असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर या डिक्रीज होने पर एंट्री कर देंगे, लाइबिलिटीज़ की अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज होने पर आप एंट्री कर देंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को भी आप रिकॉर्ड कर देंगे, उसके बाद आपका कुछ बैलेंस बचेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का, राइट? अब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट होगा और या फिर लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्या एंट्री करेंगे, और अगर लॉस होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, वो आपको देखना है, राइट? अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप एंट्री करेंगे बेटा रीवैल्यूएशन, जस्ट अ मिनट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? और ये किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस होगा तो आप क्या करेंगे? तो आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये भी किस रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में होगी। क्लियर हो गया? यानी कि जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया, सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा अगर बैलेंसिंग फिगर बचा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में यदि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है आपके डेबिट साइड से, तो आपको नेट गेन होगा, और इंडिविजुअली फिर आप क्या करोगे? रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा इंडिविजुअली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में, तो वो नेट लॉस होगा, और देन आप एंट्री पास करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? नाउ आप एक बार ये पूरा स्पेसिमेन भी देख लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने जर्नल की फॉर्म में तो समझा कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन के दौरान हम जर्नल एंट्री को पास करते हैं। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कैसे है वो भी देख लेते हैं, राइट? अब सीधे सीधे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले भी बता चुकी हूँ कि ये किस नेचर का है बेटे, ये नॉमिनल नेचर का है, ठीक है? नॉमिनल नेचर का मतलब ये हो गया कि जितना भी नुकसान या लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? आपका डेबिट में, और जो भी इनकम या प्रॉफिट होगी वो कहाँ जाएगा? आपका क्रेडिट में, ठीक है? तो जब जब आपकी असेट्स डिक्रीज होगी, जैसा कि हमने जर्नल में पढ़ा था कि जब हमारी असेट डिक्रीज होगी तो हमारे लिए नुकसान है, इसीलिए हम इसको डेबिट में करेंगे। उसी तरीके से यदि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है,
अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो भी हम उसको डेबिट में करेंगे, ठीक है। और एक ऐसी लाइबिलिटी जो हमें नहीं पता थी और अचानक से हमें पता लगती है, अनरिकॉर्डेड, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब क्या है, अनरिकॉर्डेड, राइट। और यदि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ जाती है तो भी हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। सेम मैनर में जिस तरीके से हमने असेट को डिक्रीज किया और डेबिट में लिखा, अगर हमारी असेट बढ़ेगी तो ये फायदा है हमारे लिए, हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे हमारे लिए नुकसान होता है, हम उसको डेबिट में लिखते हैं। अगर ये डिक्रीज होगी लाइबिलिटी तो डेफिनेटली हमारे लिए फायदा होगा, अगेन हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। जिस तरीके से हमें अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बारे में पता चला, अगर हमें अनरिकॉर्डेड असेट्स के बारे में पता लगता है तो एक ऐसी एसेट जो हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं की लेकिन वो हमारी संपत्ति है, तो हमें डेफिनेटली फायदा होगा। तो अगेन आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी आपके फायदे की चीजें थी, असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड और रीअसेस करते दौरान, तो आपने उसको क्रेडिट में लिखा। इसी तरीके से जो लॉसेस और एक्सपेंसेस थे वो आपने डेबिट में लिखे, असेट्स के रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटीज के रीअसेस के दौरान। उसके बाद आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया, राइट। टोटल करने के बाद अगर आपका ये वाला साइड शॉर्ट आता है, यानी कि डेबिट साइड शॉर्ट आता है, तो ये आपका रिवैल्यूएशन गेन होता है और सीधे सीधे ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर एंड दैट पर्टिकुलर बैलेंसिंग फिगर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। अगर हमारा क्रेडिट साइड शॉर्ट आता है, देन व्हाट वी हैव टू डू, again this is known as the revaluation loss and again it will be transferred to the partners capital account as in a balancing figure as we have done in the revaluation gain account, revaluation gain point। अगर ये साइड शॉर्ट हुई तो रिवैल्यूएशन गेन होगा, ये वाली साइड शॉर्ट हुई तो रिवैल्यूएशन लॉस होगा, एंड दोनों ही चीजें आपको ट्रांसफर करनी होंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि when revaluation account is prepared, assets and liabilities are appear in the balance sheet of reconstituted firm at their revised value, right, at their changed value, at their new value. It should be remembered by everyone. Is it clear? I hope जो भी मैंने आपको अब तक बताया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में जो एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती हैं, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें आसानी से क्लियर हो चीज़ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और फिर उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, ताकि आप उस क्वेश्चन को ईजिली कर पाओ विद ईजी एक्सप्लेनेशन, राइट। चलिए तो पहले मेरे साथ क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में आपसे पूछ क्या रहा है, एंड देन उसके बाद मैं आपको इसकी जर्नल और जर्नल के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट बताऊंगी, ठीक है। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन देयर आर 3 पार्टनर्स, अनिल, मानवी एंड पायल। ये 3 पार्टनर हैं। अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस अनिल का कितना हो गया 5/10, मानवी का कितना हो गया 3/10 एंड पायल का कितना हो गया 2/10, राइट। एंड देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 स्टूड एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट भी गिवन है तो आगे की आप बैलेंस शीट भी देखिएगा, ठीक है। आपका ये लाइबिलिटी साइड है और ये आपकी असेट्स है, ठीक है। और जो इसका टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का वो आ रहा है 10 लाख। इज इट क्लियर? तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है बेटा 10 लाख आ रहा है। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को देखिएगा। लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल अकाउंट्स गिवन है वो कितने गिवन है, अनिल का 3,50,000, मानवी का 2,50,000, पायल का 3 लाख। तो टोटल कैपिटल 9 लाख गिवन है। जनरल रिजर्व जो गिवन है दैट इज 20,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट इज 30,000 and sundry creditors of rupees 50,000. This is the liability side. And in the asset side, as you can see, land and building is 2,60,000, machinery is 3,50,000, stock is 90,000, bill receivable is 70,000, debtors are 1 lakh, cash in hand 25,000,
कैश एट बैंक 1,05,000. This is the balance sheet. Okay. Now further they decided to share profit and losses in the ratio of 2:1. ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, 2:1 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021. ओके. दे एग्रीड दैट, उन्होंने क्या क्या एग्री किया ये पॉइंट्स एक बार पढ़ लेते हैं. दीज आर दी एडिशनल पॉइंट और एडजस्टमेंट वी कैन से. लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि जो भी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है ना, उसमें 10% क्या हो गई, एप्रिशिएशन हो गई, उसकी वैल्यू 10% से बढ़ गई. राइट. ये चीज आपको पता होगा कि जब एप्रिशिएशन होता है इसका मतलब ये है कि आपकी जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ गई, और अगर डेप्रीशिएशन होता है इसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई. राइट. और अगर, ठीक है, चलिए आगे सेकेंड पॉइंट है, मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 15%. मतलब एक तरफ लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बढ़ रही है, 10% से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन मशीनरी में क्या हुआ, मशीनरी जो है, मशीनरी रिड्यूस हुई 15% से, मशीनरी की वैल्यू 15% से क्या हो गई, कम हो गई. नाउ फर्दर स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू. स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू का मतलब क्या है कि आपका जो स्टॉक है वो 1 लाख तक इंक्रीज हुआ है. बाय मतलब क्या होता है बेटे, बाय मतलब होता है से, और टू मतलब क्या होता है, टू मतलब होता है तक. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि यदि कभी भी कोई चीज अप्रिशिएट हो रही है बाय 10% या बाय एनी परसेंटेज, तो दैट मीन्स जो भी अमाउंट आएगा वो एज इट इज जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि स्टॉक की वैल्यू 1 लाख तक बढ़ी है. तो इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें डिफरेंस निकालना होगा. अभी हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपको डिटेल में क्लियर होगा. बस आप ये याद रखिए कि बाय में से होता है और 2 में तक होता है. राइट. उसके अलावा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है डेटर्स पर, वो 5% क्रिएट किया गया है. जो क्रेडिटर्स हैं 5,000, अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू बी क्लेम द ड्यू. मतलब क्लेम नहीं किया गया जो क्रेडिटर का ड्यू था, एंड हैंस इट इज टू बी रिटर्न बैक. राइट. And the last point is a claim on account of 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from the chartered engineer. Now you have to pass the journal entry, and along with the journal entry you have to also prepare the revaluation account. Right? This is the question which you are, जो कि वो आपसे पूछ रहा है कि ये बैलेंस शीट गिवन है, these are the 6 additional points and adjustments. आपको जर्नल एंट्री पास करनी है ना, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा. थोड़ा सा क्वेश्चन को हम और अच्छे से डिटेल में करते हैं तो आपको सारी ट्रीटमेंट समझ में आएगी कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बना रहे हैं या रिवैल्यूएशन की एंट्री हम किस तरीके से करेंगे. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. राइट बेटा. नाउ यू कैन सी द स्क्रीन. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. राइट. क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व गिवन है विच इज 20,000. राइट. तो ये जो रिजर्व होते हैं ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. राइट. तो जनरल रिजर्व आपके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में गिवन है, तो आप उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जर्नल में किस फॉर्म में करोगे, आप करोगे जनरल रिजर्व को डेबिट. आपने किया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे, अनिल, मानवी, पायल. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू मानवीज कैपिटल अकाउंट एंड टू पायल्स कैपिटल अकाउंट. ये किस चीज की एंट्री है, ये एंट्री है आपकी जनरल रिजर्व को क्रेडिट किया जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. और आपका जो जनरल रिजर्व था वो कितना था बेटा, 20,000 था. आपने इस 20,000 के उनके ओल्ड रेशियो में करना है. तो ओल्ड रेशियो इज 5:3:2. आप करके देखिए. 5/10 मल्टीप्लाई में 20,000, हाउ मच यू विल गेट. राइट. इसको एक बार देख लो. नाउ यू कैन सी 1 0 से 1 0 कटा, 5 2 से 10, 10,000 आ गया. राइट. तो अनिल्स का कितना आएगा, 10,000 आएगा. सेम उसी तरीके से आपको करना है मानवी का भी. मानवी का रेशियो है 3/10. आप 20,000 का 3/10 करोगे देन यू विल गेट 6,000. इसी तरीके से आप 2/10 करोगे, 20,000 का 2/10 यू विल गेट 4,000. राइट. तो आप इस तरीके से जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में.
बैलेंस शीट में फर्दर आपको एक और रिजर्व गिवन था विच इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी तब क्रिएट करती है, इस चीज़ के लिए क्रिएट करती है कि यदि कभी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, राइट, तो उस रिजर्व में से वर्कर को कॉम्पनसेट किया जाए, जो भी उसकी भरपाई करनी है, जो भी उसको कॉम्पनसेशन देना है। तो उसके लिए जो WCR बनाया गया था, बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन थी विच इज 30,000, इट इज ऑलरेडी गिवन इन दी बैलेंस शीट। और जो एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ था 5th पॉइंट में, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000, राइट। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 5th पॉइंट में दिया हुआ था अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट, सॉरी 5th में नहीं था ये, एक सेकेंड, एक पॉइंट और है, जस्ट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन। बेटा एक पॉइंट और था एडजस्टमेंट में, उसमें कहा गया था कि जो क्लेम है ना वर्कमैन कंपनसेशन का, वो 10,000 है। अब जैसा कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन था वो 30,000 था, ठीक है। ये पॉइंट मिस हो गया था, ये पॉइंट मैं दोबारा से इसीलिए अगेन ऐड कर दे रही हूँ कि जो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो 30,000 गिवन था, राइट, लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है वो 10,000 का आया है। तो ये एक और एडिशनल पॉइंट था उन 6 पॉइंट्स के अलावा, तो इसको भी आप अपने क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा कि जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो कितना है, 10,000 है। तो अब जैसे आप एंट्री में देखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 30,000। अब इसमें से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आया, 10,000, तो बाकी का कितना बचा, 20,000। तो ये जो 20,000 है ये किस में बटेगा, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड रेशियो में, राइट। और ओल्ड रेशियो तो आपको पता ही है क्वेश्चन में, 5:3:2। तो जो आपका रिजर्व है 30,000, इसमें से 10,000 आप क्लेम माइनस करेंगे, आपका जो बचेगा वो कितना अमाउंट बचेगा, वो अमाउंट आपका बचेगा 20,000 का। एंड देन आप उस 20,000 को सेम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3:2 में करेंगे। तो अनिल का जो आएगा वो आएगा 10,000, मानवी का जो आएगा वो आएगा 6,000, पायल का जो आएगा वो आएगा 4,000। इज इट क्लियर। 20,000 को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2, जो कि उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये चीज आप याद रखें कि जो रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोला गया है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, वहाँ पर एडिशनल पॉइंट में वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम हुआ वो 10,000 से हुआ, तो डेफिनेटली आपके रिजर्व में से इसको यूटिलाइज किया गया होगा। तो जो आपका रिजर्व है 30,000 का, उसमें से क्लेम को आपने माइनस किया, तो बाकी का कितना रिजर्व बचा, 20,000 का बचा। तो जो रिमेनिंग रिजर्व है वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ही, तो आप उसको उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 20,000 का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5:3:2 के अकॉर्डिंग, अनिल का 10,000 आएगा, मानवी का 6,000 आएगा और पायल का 4,000 आएगा, राइट। यहाँ पर आपने क्या किया, ये एंट्री है आपकी रिगार्डिंग जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्लेम को एडजस्ट करने के बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया PSR से, यानी कि उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। अब आप आगे देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया गया था, राइट, और उसके अलावा जो स्टॉक था वो भी इंक्रीज हुआ था 1 लाख से, क्लियर है। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हुई थी और स्टॉक कितने से इंक्रीज हुआ था, 1 लाख से। अब क्योंकि ये दोनों एसेट्स हैं और दोनों की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो डेफिनेटली ये डेबिट होगा, तो आप इसको डेबिट करोगे। लैंड एंड बिल्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन था बेटे, वो गिवन था आपको 2,60,000, ठीक है। अब 2,60,000 में उन्होंने कहा कि लैंड एंड बिल्डिंग को आप 10% से इंक्रीज कर दीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ था इंक्रीज बाय 10%। तो जब आपने 2,60,000 का 10% निकाला तो आपका आया 26,000। और मैंने आपको बताया था जिस समय मैं आपको एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन कर रही थी कि जब बाय आएगा तो आपका एज इट इज़ जो अमाउंट आएगा वही आपने लिखना है। तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्योंकि बड़ी है, एसेट है, तो आपने डेबिट कर दिया 26,000 से, राइट। और स्टॉक कितने से बढ़ा है आपका, 1 लाख तक बढ़ा है। और पहले जो स्टॉक की वैल्यू थी वो कितनी थी, 90,000 आपकी वैल्यू थी, अब वो बढ़ करके कितनी हो गई है बेटे,
1 लाख हो गया है, अब बढ़ करके कितना हो गया, वो 1 लाख हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10,000 लिखोगे। 26,000 आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई और स्टॉक आपका कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो 26,000 कैसे आया ये आपको क्लियर है। और क्योंकि 90,000 जो है वो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन थी, राइट, यहाँ पे 10,000 होगा, ध्यान रखना वो बाय मिस्टेकन था, यहाँ पे 10,000 होगा। क्यों, क्योंकि 90,000 आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू थी और उसको 1 लाख तक बढ़ा दिया गया, इंक्रीज टू, यानी 90,000 से उसको 1 लाख तक बढ़ा दिया गया। तो एक्चुअली करंट पीरियड में उसकी कितनी वैल्यू बढ़ी, 10,000 बढ़ी। ऑलवेज रिमेंबर कि बाय में तो जो भी अमाउंट आता है आप एज इट इज लिखते हो, लेकिन जो 2 होता है 2 में आप उसको माइनस करके लिखते हो, उनकी दोनों फिगर्स में से उसको माइनस करके लिखते हो। मैं आपको फिर से एक बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 2,60,000 की थी, उसमें 10% उसको इंक्रीज किया गया, तो 2,60,000 का 10% 26,000 आया। तो इसीलिए हमने लैंड एंड बिल्डिंग को 26,000 से डेबिट कर दिया, राइट। जो स्टॉक थी बैलेंस शीट में वैल्यू स्टॉक की वो 90,000 थी। अब इंक्रीज जो हुआ वो 1 लाख तक हुआ, तो यानी वो वैल्यू जो है वो 90,000 से 1 लाख हो गई, राइट। लेकिन करंट में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितने से हुआ, 10,000 से हुआ। तो 2 अगर कहीं आ गया तो आपने माइनस करके लिखना है, बाय आ गया तो जो भी अमाउंट कैलकुलेट किया वो आपने एज इट इज लिखना है। तो इसीलिए लैंड एंड बिल्डिंग को 26,000, स्टॉक को 10,000 टू रीवैल्यूएशन। तो आपको टोटल फायदा कितने से हुआ, आपका जो टोटल फायदा हुआ वो 36,000 से हुआ, राइट। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखें तो मशीनरी को रिड्यूस किया गया है 15% से, ठीक है, और डेटर पर 5% प्रोविजन क्रिएट किया है, तो वो हमारे लिए नुकसान है। तो हमारी क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन, क्योंकि नुकसान है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। किसकी वजह से हुआ, टू मशीनरी, हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हुई तो क्रेडिट किया, एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, राइट। आपकी जो मशीनरी की वैल्यू थी वो थी 3,50,000, हाउ मच, 3,50,000, ये आपकी वैल्यू थी 3,50,000, ओके। लेकिन मशीनरी को जो रिड्यूस किया गया वो कितने से किया गया, बाय 15%, कितने से किया गया, बाय 15%। तो जब आप 3,50,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा बेटे, आपका 52,500 आएगा, राइट। एंड इसी तरीके से जो आपके डेटर्स की वैल्यू थी वो थी 1 लाख की, और 1 लाख के हिसाब से आप 5% निकालेंगे जो कि आपने प्रोविजन क्रिएट करना है, उसकी वैल्यू आएगी आपकी 5,000। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, 57,500। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द मशीनरी रिकॉर्डेड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड। उसके अलावा एक एडजस्टमेंट और थी क्रेडिटर की, जिसमें कहा गया था कि 5,000 अब क्लेम नहीं होगा एंड वो रिटर्न ऑफ हो गया, तो डेफिनेटली हमारे लिए फ़ायदा है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं अब हमें उसका अमाउंट पे नहीं करना, वो रिटर्न बैक हो गया, हमारे लिए फ़ायदा है। डेफिनेटली फ़ायदे को हम क्रेडिट करेंगे एंड क्रेडिटर कम हो जाएंगे तो हम उसको उतने से डेबिट कर देंगे। एक पॉइंट और था, an expenses of 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from the chartered engineer। यानी फर्म के द्वारा 2,000 रुपये का एक खर्चा पे किया गया था जब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन हो रही थी एक चार्टेड इंजीनियर से। अब क्योंकि वो रिवैल्यूएशन के दौरान का खर्चा है तो डेफिनेटली रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्योंकि वो खर्चा है, खर्चे को डेबिट करेंगे। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और आपके पास से पेमेंट गई है, तो एक्सपेंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यूएशन की वजह से जो एक्सपेंस हुआ उसको डेबिट किया और आपने उसकी पेमेंट कर दी 2,000 से, राइट। अब उसके बाद रिवैल्यूएशन में जो भी आपने चीज़ें डाली एक्सपेंस के तौर पे, इनकम के तौर पे, तो डेफिनेटली आपका या तो कोई प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। तो जो भी रिवैल्यूएशन का आपका बैलेंस आया आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट।
तो रीवैल्यूएशन का जो आपका बैलेंस आ रहा है वो 18,500 आ रहा है। ये लॉस है रीवैल्यूएशन पर, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सबसे बड़ी बात कि मैम ये 18,500 आया कैसे? अगर हमें अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, हमने सिर्फ हमने एंट्रीज को पास आउट किया है, तो ये 18,500 कहाँ से आया? तो बेटे सिंपली आपको क्या करना है कि जितना भी जर्नल में आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया उसको आप एक तरफ टोटल करें, रीवैल्यूएशन को जो आपने डेबिट किया उसको आप एक तरफ टोटल करें, एंड आप उसका बैलेंस निकाल लें कि किधर की तरफ आ रहा है, राइट। एंड देन उसके बाद आप इजीली अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिएगा एंट्री में, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिएगा। इसी के लिए मैं आपको एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बता देती हूँ, तो आपको काफ़ी आसानी से क्लियर होगा कि 18,500 ये कैसे आया। क्योंकि ये ये लॉस है, राइट, फायदा नहीं लॉस है, तो ये लॉस कैसे आएगा? उसके लिए आप देखो कि रिवैल्यूएशन में जो फायदा हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से हुआ था 26,000, स्टॉक की वजह से हुआ था 10,000, क्रेडिटर की वजह से हुआ था 5,000, इन सब का टोटल किया तो कितना आया? 59,500 आया, राइट। और डेबिट में क्या क्या चीजें होंगी? जैसे कि मशीनरी है, इसकी वजह से लॉस हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसकी वजह से लॉस हुआ, और रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 2,000 था उसकी वजह से लॉस हुआ। तो आप क्या करोगे? इसका टोटल करोगे। इसका टोटल जो है वो 59,500 नहीं आ रहा था, वो 18,500 से कम था, राइट। आपने डेबिट साइड का टोटल किया तो वो आया 59,500, राइट। फिर उसमें से आपने इन तीनों को टोटल किया और डिफरेंस निकाला, तो ये वाली साइड शॉर्ट आ रही थी 18,500 से, एंड देन आप 18,500 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग्स द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से आपका ये 18,500 आ रहा था। इज इट क्लियर? अब आप इसको एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी देख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था, फॉर्मेट में मैंने आपको बोला था एज पर दिस क्वेश्चन आपको जो बेनिफिट हुआ था बेटे, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बढ़ी थी 26,000 से, क्योंकि 10% एप्रिशिएशन था। स्टॉक आपका 1 लाख तक बढ़ा था, 90 से 1 लाख तक का बढ़ा था, तो 10,000 का फायदा हुआ था, वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में गया था। क्रेडिटर थे 5,000 के जो रिटर्न बैक हो गए थे, उनकी कोई पेमेंट नहीं करनी थी, तो ये भी आपके लिए फायदा था, तो आपने इनको क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा आपकी मशीनरी की वैल्यू जो थी वो रिड्यूस हुई थी, तो उसको आपने 52,500 लिखा था, क्योंकि 15% से रिड्यूस हुई थी। आपके जो डेटर्स थे उस पर आपने 5% प्रोविजन क्रिएट किया था अमंग्स दी डाउटफुल डेट्स, और रिवैल्यूएशन के दौरान 2,000 का खर्चा हुआ था, ठीक है। तो आपने 52,500, 5,000 और 2,000 को टोटल किया तो आया 59,500। 59,500 में आपने 26,000 माइनस किया, 10,000 माइनस किया और 5,000 माइनस किया, तो आपका जो डिफरेंस आया वो आया 18,500, यानी कि आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट थी 18,500 से। ये लॉस है, आपने ये अनिल, मानवी और पायल में बांट दिया उनके ओल्ड रेशियो में, दैट इज 5:3:2, राइट। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो 18,500 को मैंने अनिल के लिए निकाल के दिखाया आपको 5% का, तो 9250 आया। इसी तरीके से आप मानवी का और पायल का भी करेंगे। आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और किस तरीके से एसेट को रिवैल्यू या लाइबिलिटी को रीअसेस करते उसकी जर्नल करी होगी, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप इसमें डालें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू।